खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको। बजट के हवाले के से इस सीरीज़ का हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है और आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो जीडीपी में हमें ग्रोथ नज़र आई है उसमें मेजर जो शेयर है वो एग्रीकल्चर का भी है। एग्रीकल्चर में इस दफ़ा रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई हैं और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि फसलों की रिकॉर्ड पैदावार की वजह से देहात में बड़ी खुशहाली आई है। अब ये जो रिकॉर्ड पैदावार हुई है इसमें गवर्नमेंट का रोल कितना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का रोल कितना है, इसमें मौसम का अमल दखल कितना रहा है, यानी अल्लाह ताला की मेहरबानी कितनी रही है और इसके साथ साथ जो मसाइल हैं वो अभी भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ क्या हैं। पिछले साल जो बजट था उसने किसानों को कितना सपोर्ट किया है कि वो बेहतर प्रोडक्शन दे सकें और इस मरतबा वो गवर्नमेंट से बजट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम पहलू हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सैयद हुसैन जहानिया गद्देई साहब मौजूद है, ज़राअत पंजाब। बहुत शुक्रिया गद्देई साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरे साथ खालिद खोकर साहब मौजूद हैं, सदर किसान इत्तेहाद पाकिस्तान। खोकर साहब खुशामदीद। आसिम रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। और हम कोशिश करेंगे कि सिंध से भी मौक़िफ़ हमारे प्रोग्राम में शामिल हो और इसके अलावा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे, मुआविन ख़ुसूसी बराए प्राइम मिनिस्टर फ्रूट सिक्योरिटी, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खालिद खोकर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए पिछले साल का जो बजट था जिस पर एक मिला जुला से तासुरात थे, कुछ चीज़ें आप गवर्नमेंट की बेहतर समझते थे, कुछ पर रिजर्वेशंस थी, आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया है बेहतर क्रॉप्स देने में, बेहतर प्रोडक्शन देने में? तो जो बेहतर प्रोडक्शन हुई है उसमें गवर्नमेंट का रोल कितना है और कुदरत का जो रोल है वो कितना है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात है, सबसे ज़्यादा तो हम अल्लाह ताला के मशकूर हैं जी कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, अल्लाह ताला ने करम किया कि हमारी फसलें बहुत अच्छी हुई, जिनमें गंदम है, मेज़ है, आलू है, गन्ना है, मूंगी है, ये सारी फसलें दालें जो इस दफ़ा पहले हमारे पास बहुत कम थी, इस दफ़ा किनोला की फसल भी अच्छी हुई है। ये सारी फसलें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के करम से हमारे यहाँ बहुत अच्छी हुई हैं। असल में जब हमने गंदम काश्त की थी उस वक्त हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी, इसलिए काश्तकार ने उसमें इनपुट्स डाले। दूसरा ये है कि जब जो हुकूमत ने सपोर्ट किया वो ये है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा काश्तकार को रेट अच्छा मिला है जी। आप गंदम का रेट अच्छा मिला है, इसी तरह आलू का रेट अच्छा मिला है। आपका पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 73 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि आपकी सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हुई है, मैंगो की एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हुई है 73 साल में, किन्नू की ज़्यादा हुई है, आलू की ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है। पहले आज तक इतनी एक्सपोर्ट नहीं हुई थी। तो इसमें गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ का दखल है? एक्सपोर्ट पॉलिसी भी है, प्लस दूसरा ये है कि हमें जो प्राइस मिली है वो प्राइस बेहतर थी। प्राइस अगर काश्तकार को मिल रही हो तो काश्तकार उस पर खर्चा कर सकता है, अगर काश्तकार को प्राइस ना मिले तो वो खर्च नहीं कर सकता। अब ये जो 5-6 मेजर आपकी फसलें सिवाय कपास के, कपास की फसल हमारे पिछले साल बहुत कम हुई है और कपास को नीचे लाने में वो 30 साल लगे हैं जी। पिछली 3 दहाइयों से कपास पे काम नहीं हो रहा था जो होना चाहिए था, इसीलिए हम 92 में उसकी 1 करोड़ 28 लाख बेल थी, अब इंडिया 1 करोड़ 10 था, अब हम 5.5 मिलियन पे आ गए हैं और हमने कॉटन बेल का भी 30 किलो वज़न कम कर लिया और इंडिया इस वक्त 4 करोड़ पे चला गया है। सिर्फ अपने वो जदीद टेक्नोलॉजी लाए हैं। अब हमें अपना ये सेक्टर ठीक करने के लिए इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटना होगा। आज हुकूमत इस वक्त जो कह रही है उसका साबित होगा उसके बजट आने से। बजट में क्या करते हैं हुकूमत? मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे जो रिक्वेस्ट की थी वो ये थी कि मेहरबानी करके इस बजट को ज़राई बजट करार दें और ये जो साल है 2021 को इसको एग्रीकल्चर ईयर करार दिया जाए, क्योंकि जब तक बजट में ज़राअत के लिए नुमायाँ पैसे नहीं होंगे, जब बजट में नंबर 1 पे प्रायोरिटी नंबर 1 पे नहीं होगी, उस वक्त तक हम अगली फसलों में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि वजह यह है अब आगे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जो काश्तकार अफोर्ड नहीं कर सकता। काश्तकार के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इस वक्त रीजन के साथ। अब इंडिया में ले लें, इंडिया में जो यूरिया की बैग है वो पाकिस्तान रुपीज़ में 540 का है, हमें 1800 रुपये मिल रहा है। इंडिया में आप ये देखें कि DAP वहाँ पर चली गई थी 2400 रुपये के ऊपर। यकदम गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, 19 अप्रैल को वो गवर्नमेंट उसको लेके आ गई वापसी 1200 रुपये के ऊपर। यानी कि अंदाज़ा कर लो कि उनकी प्रायोरिटी कहाँ तक है। लेकिन हमारे यहाँ हमें वो सब्सिडी उतनी नहीं मिल रही जो हमारा हक है, जो मिलनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो अच्छे काम किए हैं कि एक्सटेंशन सर्विस को बहुत बेहतर काश्तकार तक पहुँचाया है जी, काश्तकार को बेहतर सर्विसेज मिली हैं और उसमें साफ ज़ाहिर है कि हमारे मिनिस्टर साहबान का, मुआविन ख़ुसूसी, इन सब का रोल बिल्कुल है जी। क्योंकि काश्तकार जो छोटा काश्तकार है उसके पास एक्सटेंशन सर्विस अगर उसको बेहतर मिले तो इसी खाद बीज से वो बेहतर पैदावार ले सकता है। क्योंकि मैंने अपने गाँव का सर्वे किया, ठीक है, तो मेरे लिए एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि एक ही गांव में एक ही बीज, यहीं का बीज है, यहीं की पेस्टिसाइड है, यहीं की फर्टिलाइज़र है, एक आदमी 60 मन ले रहा है, एक 50 ले रहा है, एक 30 ले रहा है, एक 20 ले रहा है। अगर हम सबको एक्सटेंशन सर्विस बेहतर दे के, सबको फाइनेंस करके, फाइनेंशियल जो सिस्टम बेहतर करके अगर करें तो हम वही पैदावार ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है।
अब तो आप ये कहते हैं कि बजट में सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम आ सके। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा मुतालबा है जी, हमारा इस वक्त बजट में फर्टिलाइजर हमारी बहुत महंगी हो चुकी है। ठीक है। बिजली की हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है। हमारी इन 2-3 सालों में बिजली की कॉस्ट जो तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। ठीक है। जब तक उसको वापस ना ला जाए, काश्तकार को यानी कि अपने रीजन वाइज हमसाय ममालिक के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले, ठीक है, तो उस वक्त तक काश्तकार नहीं हो सकती, काश्तकार दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता। और यही एक तरीका है। ठीक है। हालांकि इस दफा भी मैं ये समझता हूं कि जो हमें गंदम का 1800 रुपये रेट मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रेट है, लेकिन ये स्मगलिंग को नहीं रोक सका ये 1800 रुपये भी। अगर ये रेट 2000 रुपये होता तो हमारी गंदम बाहर स्मगल ना हो सकती। आप पिछले 40 साल का डेटा देख लें। ठीक है। कि जब भी आपका रेट, लेकिन कंज्यूमर की बाइंग पावर को भी तो देखना है सर। किसान को अगर आप 2000 रुपये कर दें तो कंज्यूमर कैसे पे करेगा? मसला तो ये है ना। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। बिल्कुल ठीक। अब आप ये देखें, हमने बेची 1800 रुपये मान, पिछले साल हमने बेची 1400 रुपये मान। क्या नतीजा निकला? एंड कंज्यूमर को, काश्तकार को भी कम पैसे मिले, एंड कंज्यूमर को वही 2200-2400 में मिली। ठीक। अब हमने बेची 1800 रुपये मन, हमें 1801 रुपये भी नहीं मिला। और अभी फूड सेंटर चल रहे हैं, उसके बावजूद उसका रेट 1900 रुपये हो गया। सिर्फ वजह स्मगलिंग है। ठीक है, स्मगलिंग। चलें, इस पर मैं हुसैन जहानिया गद्देरी साहब से बात करता हूँ। गद्देरी साहब, ये आपका तो सब्जेक्ट भी एग्रीकल्चर और आपकी एक्सपर्टीज भी है, आपका इंटरेस्ट भी है। आप ये बताइए कि एक तो आपको कितना खालिद खोखर साहब की बात में वजन लगता है? वो कहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हम साया ममालिक से आप अगर कंपैरिजन करें, फर्टिलाइजर बहुत महंगी है, तो फसलें तो अच्छी हुई हैं लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद खोखर साहब की बात को से इत्तफाक करता हूँ, इनको रद्द नहीं करता, क्योंकि ये एक हकीकत है कि जितना बैनुल-अक़वामी तौर पे एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज़ किया जाता है, उतना हमारे मुल्क में उस हद तक सब्सिडाइज़ नहीं किया जाता। और हमारे काश्तकार की ये तो वो जिहाद है कि जहाँ पे ज़्यादा सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर है, उसके मुकाबले में नॉमिनल सब्सिडी या ना होने के बराबर सब्सिडी पे मिले, तब भी हमारा काश्तकार जो है फिर मेहनत करके प्रोड्यूस देता है। और ये उसकी ये मुल्क और कौम की ये बहुत बड़ी खिदमत है। इससे तो कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। बाकी जो बात गवर्नमेंट का किरदार की जब हम करते हैं, तो वो ये पहला मौका है कि काश्तकार को सही मुआवजा मिला है, उसकी फसलों का बेहतर तरीके से मुआवजा मिला है, जिससे काश्तकार काफ़ी मुतमईन हुआ है और उसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या रूरल इकॉनमी है, उसमें पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। हमेशा से अगर माजी में हम तजिए करें तो कैपिटल ट्रांसफ़र होता था फ्रॉम रूरल सेक्टर टू अर्बन सेक्टर, और ये पहला मौका है कि अर्बन सेक्टर से रूरल सेक्टर में कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ है, और इससे डायरेक्टली रूरल इकॉनमी को फ़ायदा हुआ है। और साथ साथ जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी चूँकि देहातों में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए पॉवर्टी एलिवेशन में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है, जिससे कि रूरल सेक्टर में पैसा आने से वहाँ जॉब क्रिएशन ज़्यादा हुई है। वहाँ पे चूँकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर सेक्टर है, तो इसलिए वहाँ पे जैसे ही पैसा जाता है तो वो वहाँ पे भी जॉब क्रिएशन होती है और उससे पॉवर्टी एलिवेशन होती है। ये एक, लेकिन गद्देरी साहब ये तो अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि मुआवजा अच्छा मिला है, आप कह रहे हैं कि मुआवजा अच्छा मिला है, लेकिन अगर आप एंड कंज्यूमर को देखें या यहाँ पर शहरों में अगर आप देखें, तो तमाम चीज़ों की कॉस्ट में जो बाइंग है, बाइंग प्राइस है, वो तो महंगी हो गई। आटा महंगा मिल रहा है, आलू यानी अगर पहले 20-25 रुपये किलो मिला करता था, तो इस दफ़ा 60-70 रुपये किलो से नीचे नहीं आया। इसी तरह से सब्जियों का मामला भी रहा। तो यहाँ पर जो है वो आम लोगों को तो महंगी चीज़ें मिल रही हैं, यानी अगर किसानों का फ़ायदा हो रहा है, तो दूसरा एंगल जो है वो आम लोगों के लिए महंगाई भी तो बढ़ गई है। देखिए, ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। हमारे यहाँ जो माजी में एक गलत इक़दाम किया गया, जिसकी वजह से इतने साल हमारी इकॉनमी रुकी रही, वो ये था कि डॉलर को
आर्टिफिशियली सप्रेस करके रखा गया और उसका नतीजा ये हुआ कि डॉलर प्राइस तो कम रही, लेकिन हमारा जो रियल वैल्यू थी वो भी कम रही, जिसकी वजह से हमारा प्राइस स्ट्रक्चर जो है वो आर्टिफिशियली सप्रेस था और जिसकी वजह से इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा हो रही थी और एक्सपोर्ट्स जो है हमारी हो नहीं पा रही थी। और अब चूँकि रियल वैल्यू पे आया है तो उससे प्राइस स्ट्रक्चर में एक ओवरऑल चेंज हुई है और जिस तरह किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है या किसानों को सही मुआवजा मिला है, इसी तरह अर्बन सेक्टर में भी जो लोगों की जो ट्रेडर है, जो बिजनेसमैन है, उसकी प्रॉफिट मार्जिन भी उसी तरह इंक्रीज़ हुए हैं और उनकी इनकम में इजाफा हुआ है। हाँ, अलबत्ता जो सैलरीड सेक्टर है उसमें यकीनन ये प्राइसेस का बोझ है और उम्मीद है कि इस साल जैसे इकॉनमी बेहतर परफॉर्म कर रही है तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट सैलरी सेक्टर को लुक आफ्टर करने के भी ये भी कोई प्रोग्राम लेके आएगी। सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है। मैं आसिफ रज़ा साहब, मुझे ये बताइए, दो चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है। एक तो हमारी गंदम बहुत अच्छी हुई है इस मरतबा, चलें 25.3 की बजाय इस दफ़ा 27.3 जो है वो हमारी मिलियन टन गंदम पैदा हुई है। ये तो चलें अच्छा हो गया, रिकॉर्ड हो गया। लेकिन ये बताइए कि गंदम की कीमत 1800 में मुकर्रर होने के बावजूद, जो सवाल अभी किया था खालिद खोकर साहब ने कि हम इसकी स्मगलिंग को नहीं रोक पाए, आपके ख्याल में आटे की कीमतें बढ़ने की वजूहात असल में हैं क्या? भाई बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पॉइंट अभी भाई ने कहा स्मगलिंग, आप मुल्क में गंदम जाने को स्मगलिंग कहते हैं एक शहर से दूसरे शहर में। मैं ये समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर पाकिस्तानी का, चाहे वो बलूचिस्तान का शहरी हो, KPK का हो, पंजाब का हो या सिंध का हो, कि उसको गंदम जिस रेट पे जहाँ पे उग रही है उसी तरह मिले। लिहाजा एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने से कोई स्मगलिंग नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स जब क्रॉस हो रहे हों तो उसको स्मगलिंग कहा जा सकता है, और अगर आप इसको देखिए वो स्मगलिंग है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक स्मगलिंग ही वो वर्ड है जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बाहर जाए उसको कहा जाता है। विद इन डिस्ट्रिक्ट्स, विद इन इंटर प्रोविंसेस ये स्मगलिंग नहीं है। दूसरी बात यह है कि 1800 रुपया जो रेट गवर्नमेंट ने दिया था वो एक इमदादी कीमत है। ठीक। अब इमदादी कीमत का मतलब क्या है? टू सपोर्ट द काश्तकार। और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा रेट दिया गया हुकूमत की तरफ से और बर वक्त दिया गया, और उसका रिज़ल्ट भी है। कुछ मौसमी असरात हैं और कुछ मैं समझता हूँ कि जो खाद और पानी जिस टाइम पे या जो उसकी कॉस्ट आती है उस हवाले से 1800 रुपया बहुत अच्छा रेट दिया गया। तो इसलिए ये जो स्मगलिंग का एलिमेंट है, मेरा ख्याल है एक तो ये अल्फाज हमें दुरुस्त कर लेने चाहिए कि मुल्क के अंदर स्मगलिंग नहीं होती, और अगर कोई बाहर 1900 रुपये पे बेच रहा है तो इमदादी कीमत जो सी है वो सपोर्ट करने के लिए होती है काश्तकार को, ना कि फोर्सफुली खरीदने के लिए होती है। जो देना चाहे काश्तकार सेंटर्स पे वो दे दे, अगर उससे बिलो रेट जा रहा हो तो वो जहाँ पे उसको ज़्यादा रेट मिल रहा है उसको वहाँ पे गंदम बेचने की इजाज़त होनी चाहिए। मेरा ये मौक़िफ़ है इस पर। जी, खास खोकर साहब, पहले तो इसका जवाब देना, आप एक ही मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में गंदम जाने को स्मगलिंग क्यों करार दे रहे हैं? देखें जी, हम उसको बिल्कुल स्मगलिंग करार नहीं दे रहे। एक मुल्क में मैं तो आप स्मगलिंग किसको कह रहे हैं? बाहर जाती है अफगानिस्तान या बाकी ममालिक, वहाँ से बरास्ता अफगानिस्तान बाहर जाती है। पिछले साल भी गई है, इस साल भी गई है। अच्छा, तो ये बात कहना बिल्कुल हम नहीं मानते। बैनुल सूबाई तो ना पाबंदी होनी भी नहीं चाहिए, किसी चीज़ की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, गन्ने के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बैनुल सूबाई पाबंदी मुनासिब भी नहीं, हम एक ही मुल्क में रहते हैं, लेकिन अपने मुल्क से बाहर जो भेजना है वो जाती है, क्योंकि अपनी पहली देखना ये है कि हमारी अपनी ज़रूरत क्या है। आप ये कैसे समझते हैं कि अगर कीमत 2000 रुपये कर दी जाएगी तो फिर स्मगलिंग नहीं होगी? जब भी हमारी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से कम हुई है हमने हमेशा इंपोर्ट किया, जब हमारी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से ज़्यादा या उसके बराबर हुई है तो हमने हमेशा एक्सपोर्ट किया। पिछला 40 साल का डेटा देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और मसला है करना चाहूँगा, अगर मुझे जी कर दें आसिम साहब। जी भाई, गुजारिश ये है कि अफ़गानिस्तान का यहाँ पे तो लाहौर गंदम पहुँचना मुश्किल था, पिंडी जाना मुश्किल थी। KPK वाले आप हमारा देख रहे थे एहतजाज के हमारी गंदम ना सूबों में क्या इंटर डिस्ट्रिक्ट पे उतर रही थी गाड़ियाँ। पास्को ने कल भी हमारी हाफजाबाद गाड़ियाँ उतार ली, हमारी लिया में गाड़ियाँ उतरी। तो कहीं पे तो पास्को तो अभी भी मूव नहीं करने दे रहा। फूड डिपार्टमेंट अगर बाहर निकला है तो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पे आज भी पाबंदी है।
वो ये कैसे हम अफगानिस्तान का मान लें। और जहाँ तक दूसरी बात है, अगर बाहर की इम्पोर्टेड गंदम देखें तो कराची आके वो आज भी 1600 रुपये में पड़ेगी, इससे ऊपर नहीं पड़ती। इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने 1800 पंजाब में रेट रखा, ताकि ये एक डिस्पैरिटी ना आए, हम ऊपर ना चले जाएं कि हमारा मामलात ख़राब हो और आवाम पर इतना बोझ ना पड़े। तो जो रेट 1800 रखा गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रखा, वो बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट और लोकली देखते हुए रखा। प्लीज सही है। चलें, अच्छा एक चीज़ मैं हुसैन गर्देशी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे एक बात पे जी मैं एक बात पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। जी करिए सर। मेरे भाई ने कहा कि गंदम आज भी मंगाएं तो 1600 रुपये पड़ती है। मेरी भाई से दरख्वास्त है कि मैं पंजाब गवर्नमेंट से आप 1600 के हिसाब से गंदम खरीदने को तैयार हूँ। अगर आप जितनी मंगवा के दें मैं खरीद लूँगा और उससे सस्ता आटा हम आवाम को दे देंगे। ये बात ऐसे नहीं है। इस वक्त भी इंटरनेशनल मार्केट जो है वो 1800 रुपये से ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, जो सपोर्ट प्राइस की बात की है, सपोर्ट प्राइस ये नहीं है, ये तो वो इंडिकेटिव प्राइस है। और अगर सपोर्ट प्राइस तो तब होती अगर इंटरनेशनल मार्केट से ये प्राइस ज़्यादा होती। तीसरी बात, जो स्मगलिंग की बात खालिद खोखर साहब ने की है, वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो पूरा का पूरा पोरस है और हमारी गंदम सिर्फ अफगानिस्तान नहीं जाती, बल्कि ये अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और बहुत सारे ममालिक में जाती है, जो वहाँ जहाँ पे गंदम काफ़ी मिकदार में पैदा होती है, उन ममालिक में भी हमारी गंदम वहाँ जाती है और वो हमारी गंदम को वो अपनी गंदम में मिक्स करते हैं, क्योंकि हमारी गंदम की क्वालिटी बेहतर है। सही है। अच्छा सर, मुझे एक दो चीज़ और बता दें, फिर मैं इस्माइल राव साहब वज़ीर ज़राअत सिंध वो ज्वाइन करेंगे, तो ये सवाल मैं उनके सामने भी रखूंगा। ये जो पानी का मसला है, ये किसानों को पानी की किल्लत का सामना है। आवाज़ आ रही है क्या? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा चलें, ज़रा गर्देशी साहब को दोबारा मिला रहे हैं। मैं उनसे जो है ये सवाल मैं खालिद खोखर साहब आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप इसको रिस्पॉन्ड करें जब हमारे साथ सिंध के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वज़ीर ज़राअत सिंध वो आ जाएं। लेकिन उससे पहले जो बिजली का इशू उठाया गया है, इसमें आसिम रज़ा साहब आप क्या समझते हैं कि बिजली जैसे इंडस्ट्री को सपोर्ट दिया गया है, एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट मिलनी चाहिए? बिजली की प्राइस बहुत ज़्यादा है और कंपैरेटिवली जब बाकी ममालिक से, हमसाया ममालिक से कंपैरिजन करते हैं तो बिजली यहाँ के पाकिस्तान के किसानों को महंगी मिल रही है। देखिए, बिजली जिस तरह इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ रिलीफ है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, मैं समझता हूँ कि जो काश्तकार हैं उनके लिए भी एक फ्लैट रेट हो जाना चाहिए, ताकि उनको बिजली सस्ती मिले। यहाँ सोलर सिस्टम पे ट्यूबवेल्स का मैं समझता हूँ सपोर्ट होनी चाहिए, या बिजली के जो रेट्स हैं वो फ्लैट कर दिए जाएं, ताकि उनके लिए पानी के अंदर जो बिजली का एक्सपेंस है वो बिल्कुल ईजी हो जाए, ताकि गंदम की काश्त सही हो सके। एग्रीकल्चर को बिल्कुल सही है। जी सर, मैं जरा अगर आप इजाजत दें तो मैं गर्देशी साहब के सामने जरा पानी का सवाल रखना चाह रहा था। मैं फिर वापस आता हूँ आपके पास। गर्देशी साहब ये बताइए कि ये पानी का जो मसला है, एक तो पानी की किल्लत का सामना है, दूसरा सिंध कह रहा है कि पंजाब हमारा पानी चोरी कर रहा है। इसमें अभी आएंगे इस्माइल राव साहब, मैं उनसे भी पूछूंगा, लेकिन आपका इस पर नुक्ता नज़र और मौक़िफ़ क्या है? क्या पंजाब सिंध का पानी चोरी कर रहा है या पंजाब को खुद भी किल्लत का सामना है? जी इस्माइल राव साहब भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लिया उन्होंने, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ, वो भी सुन रहे हैं इस वक्त वज़ीर ज़राअत सिंध भी। जी पहली बात तो ये है कि हमारे जो रिवर फ्लो है वो तमाम साल यकसा नहीं होता, किसी साल कुछ ज़्यादा फ्लो होता है, किसी साल कुछ कम फ्लो होता है। और इस साल भी रिसा ने पानी की कुछ शॉर्टेज दी थी। पिछले साल ज़्यादा फ्लो था, उसका हमें एडवांटेज रहा, हमारे डैम्स भरे रहे और हमारा तकरीबन 15 मिलियन एकड़ फीट पानी समुंदर में गया। इस साल क्योंकि अभी तक हमारे रिवर्स में फ्लो इम्प्रूव नहीं हुआ और इनिशियली रीसा ने जो शॉर्टेज डिक्लेयर की थी उसके कहीं बढ़ के शॉर्टेज आई है। और उसमें दो बातें मैं सिर्फ करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि पंजाब जो है उसका हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि
जो आउटलेट्स हैं पंजाब के, चाहे चश्मा हो चाहे पानीपत हो, उस पर टेलीमेट्री सिस्टम लगा दिया जाए और दोनों तरफ के सिंध के हमारे भाई भी और पंजाब के भाई भी वो वहाँ पे बैठ निगरानी करें और उसको टेलीमेट्री सिस्टम से उसको मेजर किया जाए। और ये जब टेलीमेट्री सिस्टम आज से काफ़ी साल पहले जब लगाने का फैसला किया गया था, उस वक्त भी हमारे सिंध के भाइयों का एतराज़ था कि टेलीमेट्री सिस्टम ना लगाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक इशू आता है, पंजाब तो आज भी शॉर्टेज के बावजूद यहाँ पे हमारा 22.5 मिलियन एकड़ है जो ज़राई रकबा काश्त करता है, और 45% पानी के साथ सिंध में सिर्फ 13 मिलियन एकड़ फीट 13 मिलियन एकड़ कास्ट होता है। सही। पाकिस्तान पंजाब की तकरीबन डबल कास्ट होती है। सही है। तो आप कह रहे हैं कि पंजाब की जरूरत भी ज्यादा है पानी की। अच्छा चले, मैं एक सवाल सर, बिल्कुल सही गजई साहब, आप ये कह रहे हैं कि पंजाब की जरूरत ज्यादा है, सिंध की जरूरत कम है, लेकिन क्या दोनों को उसी तनासुब से, यानी सिंध को उसी तनासुब से कम मिल रहा है जिस तनासुब से उनकी जरूरत कम है? इस पर खालिद खोखर साहब आपके पास क्या अगर देखा जाए जी, मैं उस तनासुब से कम नहीं मिलता, सिंध को बल्कि ज्यादा मिलता है। चले, मैं इस्माइल राव साहब, एक और अगर हिसाब लगाया जाए जी तो इनको पंजाब के लिए डबल पानी मिलता है। एक सर, अगर इस्माइल राव साहब अगर आप मुझे 1 मिनट की इजाजत दे दे तो मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ, उसको आपको इकट्ठा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मैं खालिद खोखर साहब जरा मुझे बताइए क्या फिगर्स हैं हमारे पास, कितना पानी सिंध को मिल रहा है और कितना पंजाब को मिल रहा है? पंजाब का रकबा है 2 करोड़ 17 लाख एकड़। उसके अगेंस्ट जो अरसा ने पंजाब के साथ नाइंसाफी की हुई है, पंजाब का पानी है 1,07,000 क्यूसेक। अच्छा। सिंध का जो रकबा है वो 1 करोड़ 28 लाख एकड़ है, यानी और पानी आधा। हाँ, और पानी उसका है 1,15,000 क्यूसेक। यानी इस लिहाज से, और इस वक्त जो मंगला पानी कितना है सिंध को मिल रहा है? 1,15,000 क्यूसेक, और हमारा को कम मिल रहा है 1,07,000 क्यूसेक। अच्छा, मंगला डैम में इस वक्त जो पानी की कमी है वो 85% है। ठीक है। और मंगला से जो नहरें निकल रही है उनमें 42% कमी है। तौसा जो नहरें निकल रही है उनमें कोई 30% पानी की कमी है। ठीक है। इस कमी की वजह से अब इस वक्त हमारा मुल्तान जिला, मुल्तान, खानेवाल, भावलपुर, रहीम यार खां, बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, वहाँ पे कपास, चावल, ये सारी जो बिजाई है वो इफेक्ट हो रही है इस वक्त। हमें देखें, अरसा ने हमारे साथ नाज़िक रकबे के हिसाब से होना चाहिए ना पानी। ठीक है। अब देखें ना, फिर एक चीज और है जी, मैं इसमें पंजाब हुकूमत को ब्लेम करता हूँ कि इस वक्त सिंध जितने हमारे मिनिस्टर हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, सब उस पर चीख रहे हैं, लेकिन पंजाब खामोश है उस पर। मैं पंजाब को कहता हूँ इस पर हमारा हक लेके दे। हम सिंध वाले आप कह रहे हैं कि आपसे जाती हो रही है, हमारे साथ जाती है, सिंध वाले कह रहे हैं उनसे जाती हो रही है। रकबा देख लें और पानी देख। गर्देजी साहब, एक सवाल मैं आपसे लेके फिर मैं आसिम रजा साहब के पास भी आता हूँ। मुझे एक चीज बता दीजिए, गर्देजी साहब के सिंध इस पर शोर मचा रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, वो कहते हैं पंजाब कह रहा है, लेकिन आप पंजाब के लोग पानी के मामले पर अगर आपको कम मिल रहा है और इससे जुनूबी पंजाब की फसलें मुतासिर हो रही हैं, तो इस पर बात क्यों नहीं करते? देखिए, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने बारहा इस पे बात की है, और हमने ईसा के मेंबर ने भी, पंजाब का जो मेंबर है उसने भी कई दफ़ा ईसा में ये इशू उठाया है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे हक से ज़्यादा दे दिया जाए। हम चाहते हैं सिंध वाले भी हमारे भाई हैं, और जो उनका हक बनता है वो उनको मिलना चाहिए, जो पंजाब का हक बनता है वो पंजाब को मिलना चाहिए। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक और दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में दरिया और नहरी निज़ाम जो है, इसकी लंबाई 2600 मील बनती है, टोटल नहरों की और मील कनाल की, और इसके मुकाबले में सिंध का जो इरिगेशन नेटवर्क है उसकी टोटल लंबाई बनती है 600 मील, और हम जब 2600 मील जो हमारी लंबाई है, इससे जो एवेपोरेशन से और सीपेज से जो हमारा लॉस होता है वो 8% है। ठीक है। और सिंध वाले हमारे भाई की जो, चले मैं सर अगर आप इजाजत दें तो मैं अब इस्माइल राव साहब का मौक़िफ़ ले लूं। बात इंपॉर्टेंट है ये मुकम्मल होने में, सिंध का 600 मील लंबाई होने के बावजूद हमारे सिंध के भाई 28% लॉसेस क्लेम करते हैं कि जी हमारा 28% पानी लॉस हो जाता है कैरी करने में, जबकि उन्होंने सिर्फ 600
मील सिस्टम में वो पानी से रन करना होता है, और उसके मुकाबले में पंजाब जो है 2600 मील में 8% इससे लॉसेस शो करता है। तो ये बातें भी गौर करने वाली है। ठीक, ब्रेक के बाद वापस लेते हैं। हुसैन गर्देश साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक लेते हैं राजी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ इस्माइल राहू साहब मौजूद हैं, वज़ीर ज़राअत सिंध, और मुझे जमशेद इकबाल चीमा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म बराए फूड सिक्योरिटी। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। इस्माइल राहू साहब, आप ज़रा उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। पानी का मसला जो आपसे बात हो रही थी, और मैं सवाल उन नाजरीन के लिए दोहरा देता हूँ, आपने तो सुन लिया था जिन्होंने भी ज्वाइन किया, कि आप जो है वो पंजाब के दिए गए आदाद शुमार के मुताबिक आप पंजाब की निस्बत आधा रकबा आपको काश्त करना है, लेकिन पानी आप बराबर से भी थोड़ा ज़्यादा ही ले रहे हैं, तो फिर आपकी रिजर्वेशंस क्या हैं? फिर असदुल्ला खान साहब, जो मैं ये बातें सुन रहा हूँ या जो आप फरमा रहे हैं, उसके हिसाब से तो सिंध पूरा डूब चुका है, पानी में सैलाब आ चुका है। मैंने तो आपका सवाल रखा जो उन्होंने फिगर्स दिए उसकी रोशनी में। ये है हालत यहाँ ये है कि हमारा कोटली बैरेज जो है वो पिछले पूरा मई का महीना उससे 50% से ज्यादा किल्लत हुई है। 50% से हमारा हम राइस कल्टीवेट करते हैं। राइस का जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ सिंध में ये सीडलिंग जो उसकी होती है, उसका जो बीज होता है, नर्सरियां जो तैयार की जाती हैं वो मई के पहले तारीख से शुरू हो जाती हैं। अब रोंबा शुरू होना है, ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो जाती है हमारी 1 जून के बाद। लेकिन तकरीबन गंदम के बाद सबसे ज्यादा रकबे पे काश्तकारी हमारी चावल की होती है, जो तकरीबन हमारी 19 लाख एकड़ से जायद पे हम काश्त करते हैं। लेकिन अभी तक 2% हमारी सीडलिंग, यानी हम नर्सरियां भी 2% नहीं लगा सके। नहीं, लेकिन पानी, सर ये बताएं कि ये जो फिगर्स शेयर किए गए हैं ये गलत फिगर्स हैं? मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ ना। आप फिगर्स आप वहां से बैठ के कोई भी दे जाए। सखर बैराज की शार्टेज आप देख लें, सखर बैराज में कंटिन्यूसली 30% से ज्यादा शार्टेज चली है। कोटली गुड्डू पे शार्टेज चली है। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, जो कॉटन का कपास की हमारा टारगेट था 6,40,000 हेक्टेयर इस साल का था। उसमें पिछले मई के एंड तक हम लगा चुके थे। 96% हम अपना टारगेट अचीव कर चुके थे, जो इस साल मई के एंड तक हम 70% भी अचीव नहीं कर पाए हैं। हम 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा नहीं आगे बढ़ पाए हैं। तो ये क्या बात करें, हमारा जो स्टैंडिंग क्रॉप है कॉटन का, ये तो लगाना नया लगाना, जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो पानी की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, कमी की वजह से 20% उसका जल चुका है। यील्ड पे असर अलग पड़ना है। शुगर केन हमारा जो स्टैंडिंग क्रॉप है, जो खरीफ का तीसरा मेन क्रॉप है हमारा, उसमें ये हालत है कि हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। 25% हमारा या तो वो जल चुका है या उसमें फिर आखिरी एक सवाल मुझे बताएं इस्माइल राहू साहब, आपके ख्याल में पानी की कुदरती तौर पर शॉर्टेज है जिसकी वजह से पंजाब को भी कम मिल रहा है, आपको भी कम मिल रहा है, या आप समझते हैं कि आपका पानी तो पूरा है, दस्तयाब है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा? अब्दुल्ला साहब, अगर जितनी शॉर्टेज सिस्टम के अंदर हो, इंडस रिवर सिस्टम के अंदर जितनी शॉर्टेज हो, हम इक्वली शेयर करने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल नहीं कहते, ये तो कह रहे हैं कि जी हमने अपना हिस्सा पंजाब का दे दिया, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि पंजाब के हिस्से से हमें मिले। पंजाब को अपना हिस्सा पूरा लेना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए। अगर चलिए इसको देखते हैं कि जमशेद चीमा साहब कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। पानी की किल्लत है तो उसको बराबरी के बुनियाद पे शेयर किया जाए ना। ठीक है, चलें जरा। अब मामला सर ये है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी आपका सब्जेक्ट है जमशेद चीमा साहब, और इसमें तमाम ही चीज़ें आ जाती हैं। यानी आपने फूड को सिक्योर करना, और फिर जाहिर है इसका बराह रास्त ताल्लुक है पानी के साथ, और अगर सिंध में शॉर्टेज होगी तो पूरे मुल्क पे उसका साथ पड़ेगा। अगर पंजाब की फसलें मुतासिर होंगी तो पूरे मुल्क पर असर पड़ेगा। आप इस इशू को किस तरह से देखते हैं चीमा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें आप कह लें कि अगर थोड़ा सा ज़राअत को देखें तो जिस तरह राहू साहब बात कर रहे थे कि ये तकरीबन इनके पास है कुछ 6,40,000 हेक्टेयर जो है ये कॉटन लगानी थी टारगेट जो है, ये तकरीबन कुछ 15.5 लाख एकड़ बनती है। ये 20 लाख एकड़ तकरीबन ये मुंजी लगानी है इन्होंने। यहाँ पे तकरीबन इस वक्त कुछ 4.5-5 लाख एकड़ शुगर केन लगा हुआ है।
अब इसमें ये जो आपका फिर गंदम यहाँ पे मतलब अच्छी, पंजाब के बाद दूसरी बड़ी ज़राअत हमारे पास हिंद की है। जब दूसरी बड़ी ज़राअत है तो जो फेडरेशन है वो डिपेंड करती है इन पे, क्योंकि फेडरेशन ने सारों को फीड करना है, तो उसकी जो इकाई पैदा करेगी खुराक को, वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो उसके लिए उसके साथ कोई सुतीली माँ जैसा कोई दूसरा तीसरा सलूक नहीं कर सकती। बेसिक इसमें बात जो है कि इस वक्त जो आपने बात की 47%, 47% शेयर है पंजाब का पानी में, 42% शेयर है सिंध का, 8% शेयर बलूचिस्तान का और 3% KPK का। अब यहाँ पे पानी जितना भी कम है इसमें रिवर सिस्टम में आ रहा है, रिवर सिस्टम में नॉर्मली पानी 108 मिलियन हेक्टेयर आता है, ये रूटीन है। इस साल चूंकि उससे कम आ रहा है तो प्रोपोर्शनेटली पानी कम मिल रहा है। ये नहीं है कि किसी को ज्यादा कम मिल रहा है और किसी को कम मिल रहा है, थोड़ा कम मिल रहा है, ये नहीं है, प्रोपोर्शनेटली पानी कम मिल रहा है। और उसमें आप कह लें कि इनके मेंबर इरसा में बैठे हुए हैं, हमने जाके जो कमेटी जो बनाई उनका विजिट है, फिर हर आप जितने भी 19 बैराजेस हैं 19 बैराजेस पे आप टेलीमेट्री सिस्टम पहले आया था जो लगाया नहीं ना अनफॉर्चुनेटली, वो अब हम लगाने लगे हैं। कोई भी तरीका न्यूट्रल, वो मीडिया हो सकता है, वो सिविल सोसाइटी हो सकती है, वो सरकारी बंदे तो मौजूद हैं, वो पॉलिटिशियन हो सकते हैं, आप कह लें सेनेटर हो सकते हैं, MNA हो सकते हैं, वो किसी भी बैराज पे 19 बैराजों में से किसी पे जाके देख लें कि क्या ये जो शेयर जा रहा है पानी का वो बराबर जा रहा है या प्रोपोर्शनली कम मिल रहा है या कहीं कोई खुदा न खास्ता कहीं को किसी के साथ ज्यादती हो रही है। हमारा पॉइंट है कहीं भी ज्यादती नहीं हो रही। पॉइंट आ गया सर। चीमा साहब, आप मुझे ये बताएं कि फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और अपने जो प्रीवियस ईयर्स के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए आप इस दफा के बजट में ऐसी क्या चीजें लेने जा रहे हैं, खास तौर पर जो इनकी डिमांड्स है किसानों की? वो कहते हैं बिजली की बहुत महंगी है, फर्टिलाइजर बहुत महंगी है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली कि हमारे हमसाये ममालिक से। तो इस बजट में आप ईज आउट करने जा रहे हैं किसानों को इस हवाले से? देखिए, पहली एक बात थोड़ी जी इंपॉर्टेंट है जो रह गई, आपने थोड़ी सी सुन लें, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, बेसिकली बाज़ औक़ात हम चीज़ों को सियासत की नज़र कर देते हैं और अपनी कौम को सही गाइड नहीं करते और वो लोग इल्यूजन में रह जाते हैं। इस वक्त पंजाब में भी पानी थोड़ा मिल रहा है, लेकिन थोड़े पानी के बावजूद लोग ट्यूबवेल से उसे कंपनसेट कर रहे हैं। जब KPK में लोग कंपनसेट कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बलूचिस्तान की बात कर लें, KPK की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, यहाँ पे सोलर सिस्टम से लोग ट्यूबवेल लगा रहे हैं। नया रिसेंटली जो नया एरिया बात हो रहा है, ये आपका जितने फाटा के डिस्ट्रिक्ट से 9 डिस्ट्रिक्ट, वो सारे के सारे वहाँ पे सोलर सिस्टम लग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट को लोगों को गाइड करना चाहिए कि ये एक मुस्तकिल इशू है, ये पानी फ्यूचर में भी कभी पूरा नहीं होना। ये जब बढ़ जाएगा, रिवर सिस्टम पूरा आएगा, फिर भी ज़राअत फैल रही है, दूसरे सवाल बढ़ रही है। लिहाजा इसमें एक मिनट लिहाजा इन्हें चाहिए कि आज लोगों को गाइड ठीक करें। ये अगर मिस गाइड किए रखेंगे तो लोग कहेंगे बिलावल साहब हमारा केस लड़ रहे हैं, कल को पानी आ जाएगा, परसों हम जुलूस निकालेंगे, 2 दिन बाद पानी आ जाएगा। राहू साहब आज टीवी पे बैठे, उन्होंने बड़ी दिलेरी से बातें की हैं, बड़े इल्जाम लगाए, कल पानी आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होना ना। पानी है ही थोड़ा, जब है थोड़ा आपको इंसाफ से मिल रहा है तो आप सिर्फ उसमें सियासत करेंगे तो सियासत से बात नहीं बनेगी। आप अपने अवाम को गाइड करें, वो आप पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके हाथ में उनकी किस्मत है, उन्होंने मैंडेट दिया आपको अपनी किस्मत बनाने का। लिहाजा आप उनके साथ इंसाफ करें और इंसाफ में पहली चीज है कि उन्हें गाइड ठीक करें, उन्हें मिस गाइड ना करें। सो पानी का इशू जेन्युइन है, जहां जहां मीठा पानी है ट्यूबवेल लगाएं। बात हो गई ना सर, ये चीमा साहब जवाब आ गया। ये काम जल्दी से आगे चलते हैं, टाइम कम है। मैं चाह रहा था कि 1-2 क्योंकि मैंने इसके बाद कॉटन पे भी बात करनी है। ये बताइए कि आप जो किसानों का मुतालबा है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, वो कहते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, बजट में आप क्या लेकर आ रहे हैं किसानों के लिए? पहली बात तो यह है कि हमारे पास इस वक्त अगर देखें तो 600 अरब रुपया हम लगा रहे हैं, जिसमें 3-4 मेजर चीज़ें हैं। मेजर जो इंटरवेंशन देखें तो 600 अरब रुपये का जो काम है वो ये है कि आपने क्रॉप मैक्सिमाइजेशन करनी है। क्रॉप मैक्सिमाइजेशन में यह है कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक क्रॉप्स हैं, स्ट्रेटेजिक क्रॉप्स में अगर गौर करें तो हमारे पास सबसे स्ट्रेटेजिक क्रॉप फ्यूचर में जो होती जा रही है मेज़ होती जा रही है, क्योंकि आपने फीड पूरी करनी है और फूड और फीड दोनों को पूरा करना है। फिर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल उससे आता है, लिहाजा एक वो हमारे फोकस की क्रॉप है। फिर वीट स्टेपल फूड है, वो हमारी हर साल 6 लाख टन बढ़ जाती है, उस पर हम पैसे लगा रहे हैं। तीसरी यहाँ पे काटन है, काटन 10 मिलियन लोगों को हम खुशखबरी देते हैं कि इस साल इंशाल्लाह 9 से 10 मिलियन बेल हो जाएगी, हम कर लेंगे पूरी इंशाल्लाह।
पिछले साल जो पैदावार सबसे बड़ा सेटबैक आया था हमें सिंध से। सुने पहले हुआ क्या था पिछले साल। पिछले साल जो 1040 किलो का टारगेट था एवरेज यील्ड का सिंध में, वो पिछले साल ये चले गए तकरीबन आप कह लें कि इन्होंने 46 लाख बेल का जो टारगेट था सिंध का, वो 46 लाख बेल की बजाय 18 लाख हुई। 28 लाख बेल का जो सेटबैक आया पाकिस्तान को, वो सिंध से आया। आज भी मुझे हैरानगी होती है कि बिलावल साहब टीवी पे बैठ के कहते हैं कि इमरान खान ने ज़राअत को तबाह कर दिया। भाई हम सिर्फ कॉटन की क्रॉप को एज स्टैंडर्ड ले, पिछले साल सिर्फ 1 क्रॉप कम पैदा हुई है, 6 क्रॉप्स मैक्सिमम पैदा हुई है, सिर्फ 1 क्रॉप कम पैदा हुई है। और उसका कल्प्रेट जो है, उसका जिम्मेदार जो है वो सिंध है कि जिसकी 28 लाख बेल कम हुई, इनकी टोटल 40% टारगेट हुआ, 60% पैदावार कम हो गई। सो यहाँ बैठ के जिन लोगों ने 60% पैदावार कम की नहीं संभाल सके, वो जब बात करते हैं कि जनाब हमने आप कह लें कि इमरान खान ने ज़राअत तबाह कर दी, तो मुझे पता नहीं लगता कि ये बेवकूफ़ हैं या हमें बेवकूफ़ समझते हैं या आवाम को बेवकूफ़ इसका जवाब तो दे सकते हैं, गाइड करें, आवाम को मिसगाइड न करें, अपने आप को भी गाइड करें। बिल्कुल सही है। चलिए 1 मिनट में तीसरी बात, एक मिनट, अगली क्रॉप, एक मिनट सुना असद, अगली बात यह है कि शुगर केन जो है वो फसल अच्छी है, लगा भी अच्छा है, चूंकि चीनी की छाटी थी वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। चौथा जो बड़ा स्पेंडिंग कर रहे हैं हम लाइफ स्टॉक पे कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक पे मेजर हमारा फोकस है कि लोगों को यहाँ आप कह लें कि 9 करोड़ जानवर है, 9 करोड़ जानवर पैदावार पूरी दे। ये इनएफिशिएंट सिस्टम है, इस सिस्टम को एफिशिएंट करेंगे तो देहातों से गुर्बत के हाथ में बड़ी मदद मिलेगी। अगला जो काम है कि जब जिस मुल्क में जमीन थोड़ी होती है उस मुल्क और लोग ज्यादा होते हैं, उस मुल्क की बेसिक स्ट्रेटेजी जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और लाइफ स्टॉक, ये 3 चीजें उसका बेसिक पिलर तरक्की होती है। वो हमारे यहाँ हमें क्रॉप्स पे जाना होगा हमें लाइफ स्टॉक पे और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे। ये आपकी प्लानिंग है। आसिम रज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने के बाद तो हमें क्या गंदम इस साल इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी? आप क्या देखते हैं? और दूसरा ये कि आप समझते हैं कि 1800 रुपये प्राइस बिल्कुल ठीक है, आइंदे साल भी ये रखनी चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो इस दफा प्रोडक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिछले साल की जी इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की निस्बत हमारी पर एकड़ यील्ड बहुत अच्छी है और मज़ीद आने वाले 10-15 दिनों में एग्जैक्ट असेसमेंट हो जाएगी कि हमें कितनी क्वांटिटी बाहर से इंपोर्ट करनी चाहिए। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि जो हमारे आज़ादोशुमार थे वो 2 करोड़ 51 या 52 या 55 लाख टन के थे और हमारा 30 लाख टन का शॉर्टफॉल था। और आप देखिए कि हमारी एसोसिएशन ने सजेस्ट किया और 35 लाख टन गंदम आई और हमारा किसी किस्म का कोई क्राइसिस नहीं आया। इस दफ़ा जिस तरह कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन जो सी है वो 2 करोड़ 79 या 75 लाख टन है, दैट मीन्स कि डेफिसिट 5-7 लाख टन का है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि हर साल हमारी खपत भी बढ़ रही है, तो कुछ क्वांटिटी हमें ज़रूर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन हम पहले से बहुत अच्छे उस सिनेरियो के अंदर हैं। लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी का तयन आज से 10-12-15 दिन बाद किया जा सकेगा। आज चूँकि अभी आप ये समझ लेंगे कैलकुलेशंस भी हो रही हैं और एस्टिमेशन भी पूरी जब सारी प्रोक्योरमेंट हो जाएगी उसके बाद हो सकेगी प्रॉपर्ली। सही है। चलें खालिद खोखर साहब, ये 2 सवाल मेरे, एक तो मुख्तसरन बताइएगा कॉटन के साथ क्या हुआ है, कॉटन इस दफ़ा क्यों ख़राब हुई और अगली मरतबा कैसे ठीक हो जाएगी जैसे कि चीमा साहब कह रहे हैं, और दूसरा ये कि बजट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से? देखिए जी, कॉटन को 1 साल में ख़राब नहीं, कॉटन को ख़राब होते 20 साल लगे हैं। 20 साल से कॉटन पे काम नहीं हुआ, दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी पे चली गई। 2002 में हमारे रिसर्च सेंटर जो हैं उनको 6-6 महीने की तनख्वाहें नहीं मिलती। हाँ, रिसर्च तनख्वाहें नहीं मिलती। प्लस ये है ना, हमारा जो रिसर्च का बजट है एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राज़ील 1.75 है। हमने रिसर्च पे वो खर्च नहीं किया। पिछले कई दहाइयों से जब जदीद टेक्नोलॉजी आई, बोलगार्ड 1 आया, हमने आज तक अब वो टेक्नोलॉजी बाकायदा तौर पे मोंसेंटो से या चाइना से नहीं ली। गवर्नमेंट इस पे फैसला नहीं कर सकी। पिछले 20 साल 30 साल से सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं, जबकि इंडिया में 2002 में ये अडॉप्ट कर ली थी। इसीलिए वो 1 करोड़ 10 से हमसे 18 लाख पीछे थे, अब वो 4 करोड़ पे चले गए हैं। तो यही वजह है कि अगर आज भी हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आएंगे, काश्तकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, काश्तकार इस साल जो कॉटन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चीमा साहब ये दावा कर रहे हैं कि बेहतर होगी, तो आपको लगता है बेहतर होगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर अगर मौसम ने साथ दिया तो इंशाल्लाह बेहतर होगी। काश्तकार तो पूरा जोर। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट से? देखिए जी, बजट में हम तो हुकूमत से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं जी। हमारी इस वक्त बिजली की कास्ट बहुत बढ़ चुकी है, हमारी इसी तरीके से फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की बहुत बढ़ चुकी है। प्लस
हम सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि रिसर्च के ऊपर हुकूमत मैक्सिमम खर्चा करे, क्योंकि हमारे रिसर्च जो है ना वो बहुत पीछे सही है। अच्छा राहुल साहब, अभी आपने चीमा साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि आप विफाक पे इल्ज़ाम लगाते हैं, विफाक ने एग्रीकल्चर को तबाह किया, ये एक सूबाई सब्जेक्ट है और आप जो कॉटन है वो प्रोड्यूस नहीं कर सके। 28 लाख बेल्स आपने कम पैदा की और सिंध की वजह से जो है वो कॉटन पे बुरे असरात पैदा हुए। साहब पहली बात ये कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कभी मिसगाइड किसी को नहीं करते। अगर चीमा साहब या ये समझते हैं कि गाइड करना इसको कहा जाए कि सिंध का पानी चोरी किया जाए और सिंध के पानी पे डाका डाला जाए और हम सिंध के लोगों को कहें कि जी खामोश बिस्मिल्लाह आप चुप करके बैठ जाएं, तो ये ऐसा गाइड हम कभी नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये जो काटन की बात की जाती है कि जी सिंध में पिछले साल काटन पैदा नहीं हुआ, तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि सिंध में रिकॉर्ड बारिशें हुई थी। सिंध के 14 एग्रीकल्चर अजला मुकम्मल डूब गए थे, मुकम्मल ज़रायत वहां खत्म हो गई थी। इनसे कभी कोई जहमत हुई? इनका कोई वजीर आज़म साहब कभी एक सेकंड के लिए, एक दिन के लिए, एक पल के लिए आया? कोई फेडरल मिनिस्टर आया? कभी इन्होंने खबर ली कि सिंध की हालत क्या है, सिंध के काश्तकारों की, किसानों की हालत क्या है? इस वजह से हुआ। और ये जो पंजाब की बात कह रहे हैं, मुझे ये बताएं कि पंजाब में इनकी हुकूमत आने से पहले, पीटीआई की हुकूमत के पांव पड़ने से पहले पंजाब में 60 लाख एकड़ पे काटन काश्त होता था, जो इनके कर्मों की वजह से अभी 38 लाख तक जाके पहुंचा है। सबसे ज्यादा जो सेटबैक आता है हमेशा काटन का, वो पंजाब से बिल्कुल सही है। लेकिन सर आप 2 पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पानी की शॉर्टेज है, दूसरा आप कहते हैं कि बारिशें इतनी हुई कि हमारा सिंध डूब गया था, फसलें मुतासर हो गई थी। अब पानी की शॉर्टेज होना और पानी का ज्यादा हो जाना, इसके मैनेजमेंट का तो एक ही हल है और वो है डैम्स, जिसकी पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी मुखालिफ है। इस पर शायद रिव्यू करना होगा। बहरहाल आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।